गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। इसमें जो हमारा सोल्यूट है वो दो इमिसिबल लिक्विड में अपने आप को किस तरह बांटता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। According to this law, when solute is added to immiscible liquid, मतलब जब सोल्यूट को दो immiscible लिक्विड में ऐड किया जाता है, ठीक है, और इन बोथ विच सोल्यूट इज सॉल्वेबल, मतलब ऐसा सोल्यूट हम लेंगे जो इन दोनों सॉल्वेंट में क्या हो, सॉल्युबल हो, लेकिन ये दोनों सॉल्वेंट आपस में क्या है, इमिसिबल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सोल्यूट होता है वो द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ बिटवीन टू लिक्विड्स इन such a way that the ratio of its concentration in two liquid phases is constant at given temperature. That means ये हमने दो इमिसिबल सॉल्वेंट लिए हैं, ये आपस में मिसिबल नहीं है, लेकिन हम जो सोल्यूट लेते हैं ऐसा सोल्यूट चूज करते हैं जो दोनों में मिसिबल हो। तो ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ये अपने आप को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दोनों सॉल्वेंट में कि इसका जो कंसंट्रेशन है ये दोनों का कंसंट्रेशन का जो रेशियो है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है एट गिवन टेम्परेचर। तो ये जो हमारा सोल्यूट है ये दोनों लिक्विड में अपने आप को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि उसका जो रेशियो होता है वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट। आइए एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं कि इफ सोल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड A and P at constant temperature and X is the same molecular condition in both solvent, then क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, तो क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ X in A और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X in B सॉल्वेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनका रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो D है यह किसको डिनोट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू KD। तो आइए इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। हमने यहाँ एक कंटेनर लिया है, ठीक है, जिसमें दो सॉल्वेंट है A और B। इसमें हमने X क्या किया, सोल्यूट को ऐड किया। अब एट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ये जो इन दोनों में X के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट है R1 वो अल्फा होगा सॉल्वेंट A का और R2 अल्फा हो सॉल्वेंट B का। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं R1 क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, R1 इज प्रोपोर्शनल टू C1, तो क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू K1 C1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही ये R2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू K2 C2, ठीक है। यहाँ देखें तो एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, R1 यहाँ पे क्या है, रेट, रिएक्शन का रेट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K1 C1 इज इक्वल टू K2 C2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू KD। तो यहाँ से क्या निकल के आया, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KD। ये आपका क्या हो जाएगा, नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो इसका जो पहला एप्लीकेशन होता है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम अ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, आइए देख लेते हैं। जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम शेक करते हैं, ठीक है। जब शेक करेंगे तो इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अ ईथर और बेंजीन क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम पास करेंगे इनटू ईथरल लेयर, ठीक है। और
ये जो इथरल लेयर होता है ये सेपरेटेड होता है बाय डिस्टिलेशन, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। इसका और भी एप्लीकेशन है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है आपका डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड में इसका यूज होता है। तो और भी इसके काफ़ी यूजेस हैं। अब हम जानते हैं, अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। जैसे हमने जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उसमें जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट की लेयर में अपने आप को कांस्टेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डैट क्या कह सकते हैं हम, C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू KT। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन अ कांस्टेंट वे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स कभी ना कभी किसी न किसी फेज में एसोसिएट या फिर डिसोसिएट होते हैं। तो वन बाय वन हम सारे केसेस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पहला केस ये है कि जो सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन वन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर वो एसोसिएट नहीं होते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, क्या हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू K। बट हमने देखा कि जो हमारा सेकेंड फेज है, जैसे हमने ये कंटेनर लिया है, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पे हमारा ये जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज का जो सॉल्वेंट है उसमें हमारे सोल्यूट पार्टिकल जाकर कुछ एसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल सेकेंड फेज में जाके क्या हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं। तो यहाँ हमारे पास टू इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या आएगी, एक इक्विलिब्रियम फेज हमारे पास आएगी फेज 1 टू फेज 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो X सोल्यूट है ये क्या हो जाएगा, X में जाएगा, या यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा फेज 1, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फेज 2, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स फेज 1 एंड फेज 2 में इक्विलिब्रियम में क्या है, रहते हैं। दूसरा हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है, वो क्या कहता है कि n मोल ऑफ X सोल्यूट, n मोल ऑफ X सोल्यूट जो होते हैं कि कंबाइंड होंगे किसमें, XN मॉलिक्यूल या फिर ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा इक्विलिब्रियम, ये तो पहला इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, और दूसरा इक्विलिब्रियम, पहला इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा इसके बीच होगा और दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा इन दोनों के बीच होगा। तो ये हो जाएगा NX इक्विलिब्रियम किसके साथ हो रहा है, XN। ये हमारा किस में हो जाएगा, फेज सेकेंड में। ये रिएक्शन कहाँ हुई, ये रिएक्शन आपकी फेज 2 में हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो X सोल्यूट मॉलिक्यूल आए हैं ये क्या हो रहे हैं, ये एसोसिएट हो रहे हैं। नाउ अब हम इसको डिराइव करते हैं। सपोज टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 1 कितना हो जाएगा, तो जो द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 1 कितना हो जाएगा आपका C1। तो द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ X सोल्यूट इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका, फेज 2 हो जाएगा आपका C2। इफ इट्स अप्लाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इसको अप्लाई करें तो क्या हो जाता है, C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू KD। इफ दे अंडरगो एसोसिएशन, जैसे यहाँ पे तो नॉर्मली हुआ था, लेकिन अगर ये एसोसिएट हो रहे हैं, इफ दे अंडरगो एसोसिएशन देन क्या हो
हो जाएगा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन फेज 2। ठीक है, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएशन मॉलिक्यूल इन फेज 2। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका NX, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, XN। ये किस में है आपका, फेज 2 में, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है आपका, C2 है, और इसमें कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, C2 अल्फा। यहाँ पर n नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/n भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको रेज टू द पावर n भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएशन मॉलिक्यूल इन फेज 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन फेज 2, यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा आपका, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका 1/n C2 अल्फा। ठीक है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम और क्या लिख सकते हैं, तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ अनएसोसिएटेड, सारे मॉलिक्यूल तो एसोसिएट नहीं हो रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ फेज 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा C2। ओके, तो यहाँ हमारे पास 4 फॉर्मूला निकल के आया। कौन कौन सा निकल के आया, एक तो हमारे पास C1 आया, C2 आया, फिर दूसरा हमारे पास 1/n C2 अल्फा आया, और तीसरा हमारे पास आया 1 माइनस अल्फा C2। नाउ अब अप्लाइंग लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विलिब्रियम इन फेज 1। तो फेज 1 में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो C1 अपॉन C2, C2 हमारा क्या है 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ हमने अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। उसके बाद हमारे पास दूसरी रिएक्शन कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन फेज 2। तो क्या हो जाएगा उसका, जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/n, क्योंकि ये एसोसिएटेड कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, तो लिखेंगे 1/n C2 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C2 फिर 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, √n C2 अल्फा डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 3/4, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा C1 डिवाइडेड बाय n √C2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइडेड इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये हमारा ये निकल के आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो टोटल कंसंट्रेशन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन। अब केस 2 पर चलते हैं। केस 2 व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, यहाँ पे इस केस में हमने क्या लिया था, व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। ठीक है,
अब हम लेते हैं व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं केस 2। केस 2 क्या था? व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन in one of the solvent, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब किसी भी लेयर में हमारे मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, चाहे यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हो, चाहे यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हो। तो दिस इज द एक्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई प्लस, मतलब दिस इज द एक्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट, जो एक्स मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियर। हेयर फेज 1 इज रिमेन अनचेंज्ड बट फेज 2 डिसोसिएटेड हो जाएगा, और डिसोसिएट किसमें किसमें हो रहा है, वाई और जेड में। तो आइए इसका इक्वेशन देखते हैं। सपोज सोल्यूट एक्स अगेन इन द नॉर्मल इन फेज 1। मान लो हमने एक कंटेनर लिया, वही सेम चीज़ हमें बनानी है। ये इक्विलिब्रियम है, ये आपका फेज 1 है और ये आपका क्या है, फेज 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो एक्स पार्टिकल्स है ये क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहे हैं एक्स और जेड में। ठीक है, यहाँ पे एक्स पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज्ड है। ठीक है, तो सपोज एक्स अगेन इन नॉर्मल इन फेज 1 बट इट कैन अंडरगो डिसोसिएट इन फेज 2। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन फेज 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन फेज 1 क्या हो जाएगा, C1, और द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका, C2। अब यहाँ पर दो इक्विलिब्रियम है इन फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 और फेज 2 में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल और इसमें जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो एक्स टू एक्स में आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक आपको विजिबल है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ रहा है ये एक्स सॉलिड पार्टिकल्स इसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक्स है, ये अनरिमेन्ड है, इसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा वो एक्स से एक्स में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जो दो इक्विलिब्रियम है इन फेज 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फेज 1 एंड फेज 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्विलिब्रियम इन एक्स। फेज 1 मतलब यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल्स कांस्टेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर हमारे पास जो दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है एक्स अंडर गो डिसोसिएट इनटू वाई प्लस जेड इन फेज 2। यहाँ पे क्या था, इन फेज 1। नाउ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्स इन फेज 1 कैसे लिखेंगे, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्स इन फेज 1 क्या हो जाएगा आपका, C1। ठीक है, ऐसे ही द टोटल कंसंट्रेशन एक्स इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका, C2। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ सारे तो डिसोसिएट नहीं हुए होंगे, अनडिसोसिएशन ऑफ
सॉल्यूट इन फेज 2 क्या हो जाएगा आपका C2 फिर 1 माइनस एल्फा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 अपॉन C2 और क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ठीक है, एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, जो एसोसिएशन का फॉर्मूला निकल के आया था हमारा वो क्या था, वो ये था। ठीक है, ये आपका केस 2 था, केस 1 था। ठीक है, ये एसोसिएशन के केस में हमारा ये फॉर्मूला, एसोसिएशन के केस में हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया था और डिसोसिएशन के केस में हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बिटवीन वाटर एंड ईथर। थैंक यू।